एलएलबी कर रहे हो, किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एक पेपर होता है श्रम एवं औद्योगिक विधि यानी कि लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ। ये बहुत ही लेंदी पेपर है और इस पेपर के पीछे की सबसे खास चीज़ ये है कि ये बहुत ही बिखरा हुआ पेपर है। मतलब जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको इतनी सारी चीज़ें और कीवर्ड्स मिलते हैं जिससे आपका आंसर बिखर जाता है और बहुत इजी पेपर होने के बावजूद इस पर आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सही कीवर्ड्स, सही जो एक्ट है, अधिनियम है, सही वाद इसमें क्या लिखना है ये आपको पता नहीं होता है और लंबे लंबे नोट्स आप बना लेते हैं। हेलो माय कर्सी से कलम तक फैमिली एंड हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की एलएलबी की क्लासेस शुरू हो रही है लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ की, और इसकी फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे हम, यानी कि जो इसका पीछे का इतिहास है सबसे पहले उसको जानेंगे कि श्रम नीति कैसे आया, इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि जब आप हिस्ट्री समझ लेते हो ना तो ही आप आंसर फॉर्मेट कर पाते हो। पूरे आंसर का मैं कीवर्ड्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं 3 से 4 केसेस बताऊंगी, इंपॉर्टेंट जो अधिनियम है वो बताऊंगी, और एक पेज में आपका पूरा आंसर का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कीवर्ड्स के साथ। और एग्जाम टाइम में आप सिर्फ उन कीवर्ड्स को रिवीजन करके जाओगे तो आप 5 से 6 पन्नों का एक बहुत ही बेस्ट आंसर लिख सकते हो और आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो इसीलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरी जरूर देखिएगा। और जो कीवर्ड्स मैं लिखा रही हूँ, जो केसेस मैं लिखा रही हूँ, वो 2 से 3 किताबों को कलेक्ट करके लिखा रही हूँ, तो आपका समय भी बच जाएगा किताबों को पढ़ने का। बैक ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके बता रही हूँ, इसलिए इन कीवर्ड्स को मिस मत करिएगा और पूरे स्ट्रक्चर को पूरा स्टेप वाइज आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लासेस अच्छी लगी होगी और डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखनी हो, कोई भी क्लास स्किप ना करना हो, तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए और क्लास को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले आज का जो श्रमिक विधि का क्वेश्चन है वो है भारत में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा और श्रमिक कानून के पीछे का इतिहास। क्वेश्चन के लास्ट में हम 3 से 4 प्रमुख वाद मैं लिखवाऊंगी आपको कि उस वाद में क्या डिसाइड किया गया, और बहुत ही अच्छा सा एक कंक्लूजन लिखवाऊंगी लास्ट में जिससे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन के साथ देख लेते हैं कि ये जो भारत में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा है ये कई सालों में यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में और जुडिशरी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका इतिहास जो है वो 20वीं शताब्दी से, पहला कीवर्ड है कि 20वीं शताब्दी से शुरू होता है, क्योंकि इसी दौरान विधि शास्त्र की एक नई ब्रांच का जन्म हुआ या विकास हुआ, और विधि शास्त्र की वो नई जो ब्रांच थी वो है औद्योगिक विधि शास्त्र यानी इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक, तो ये पहला कीवर्ड है जो 3 कीवर्ड के थ्रू आप इसको डिफाइन कर सकते हैं पूरा। इस समय क्या हुआ कि भारत में जब विकास हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो ज़्यादा तेजी से विकास हुआ। उसकी उत्पत्ति औद्योगिक विकास के साथ हुई। औद्योगिक विकास क्या था? जब भारत में उद्योगों का विकास होने लगा, कर्मकार होने लगे, कर्मकार के परिवार भी फैक्ट्रीज में काम करने लगे और लोगों की संख्या, जो काम करने वाले लोगों की संख्या थी ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और फिर क्या हुआ, इस विकास से तेजी से इसका हुआ जब स्वतंत्र हो गया भारत। तो यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो औद्योगिक विधि शास्त्र है वो ज़्यादा तेजी से विकास किया। अब इसके पीछे का कारण क्या था? तो पहली तो इसमें थी कि पहला ये होता था ना कि संविदा की स्वतंत्रता। अभी संविदा की स्वतंत्रता कीवर्ड का क्या मतलब है ये आपको पहले समझना होगा कि संविदा की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। तो भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग उद्योगपति का था, कुछ भाग कर्मकारों का था, कुछ उनके परिवारों का था। तो जब औद्योगिक विधि प्रभावित की गई ना तो देखा गया कि बहुत सारा जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और फिर ये 2 भाग में बट रहा था, स्वामी और जो एक मतलब जो मालिक होते थे और जो उनके अंडर में काम करते थे। तो उन दोनों के बीच में संविदा होती थी, एक आपस में समझौता होता था। लेकिन जो समझौता होता था उसमें स्वतंत्रता जो है वो मजदूरों को नहीं मिलती थी। ये जो भी संविदा बनती थी वो जो मालिक होते थे इनके अकॉर्डिंग बनती थी। तो ये बेसिकली क्या थी, ये संविदा की स्वतंत्रता थी ही नहीं। दूसरा अहस्तक्षेप, दूसरा कीवर्ड है अहस्तक्षेप। अब इसमें क्या है, क्योंकि अगर मजदूर लोग कुछ करवाना भी चाहते थे तो उनको हस्तक्षेप करना भी होता था, तो वहां पे क्या होता था, अहस्तक्षेप, उनका हस्तक्षेप बर्दाश्त ही नहीं किया जाता था। ये पुराने सिद्धांत थे और अब उनको धीरे धीरे प्रभावहीन करने की जरूरत थी, क्योंकि जो नियोजक और नियोक्ता थे उनके बीच में अब संबंध बनने लगा था, मैत्रीपूर्ण संबंध हो रहा था, क्योंकि जो काम करवा रहे थे उनको भी समझ में आ रहा था कि अगर हम मजदूरों से ठीक से काम करवाना है तो उनके साथ अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में संबंध बनाने होंगे। अब स्वामी और सेवक वाला संबंध नहीं चलेगा कि मैं स्वामी हूं और आपको मेरे अकॉर्डिंग काम करना। उस टाइम स्वतंत्रता के बाद ये वाला फैक्ट जो है वो चेंज होने लगा। अब वो लोग श्रमिक के हित के बारे में, जो लेबर थे ना, जो उन लोग के बारे में सोचने लगे, और जो पैसा लगाता था कंपनी में वो ये समझने लगे कि जो काम कर रहा है वो हम सिर्फ मेरे सेवक मात्र नहीं है,
बल्कि अब वो अपनी इच्छा से कर्मकार की नियुक्ति भी कर सकते थे और अपनी इच्छा से हटा सकते थे, ये वाले थॉट से भी बाहर आने लगे, क्योंकि इससे क्या होता था, मजदूर उनके गुलाम टाइप के हो जाते थे। फिर सामाजिक और आर्थिक समस्या भी कई तरह की हुई। कैसी सामाजिक और आर्थिक समस्या? तो ये जो औद्योगिकरण हुआ ना, उससे कई सामाजिक और आर्थिक समस्या पर, जैसे कि धीरे धीरे औद्योगिकरण से क्या हुआ, जो अमीर है वो और अमीर होते गए और जो गरीब है वो और गरीब होते गए, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया। और साथ ही साथ इसमें क्या हुआ, फिर जब वो लोग संतुष्ट नहीं हुए अपने काम से, पैसे से, तो क्या हो गया, आपस में संघर्ष होने लगा, वर्गों का संघर्ष होने लगा। और वर्ग संघर्ष जब होगा तो संघर्ष का रिजल्ट क्या आएगा, हड़ताल शुरू हो गया। हड़ताल शुरू हुआ, हड़ताल का अगला स्टेप हो गया तालाबंदी शुरू हो गई। और जब तालाबंदी होगी तो कोई एक आदमी तो इस काम को करेगा नहीं, उसके लिए कर्मकारों का संघ बनने लगा। तो और ये चीज सिर्फ भारत में नहीं हुई, बल्कि भारत के बाहर के विकसित देशों में भी शुरू हो गई। नियोजक और नियोजक के बीच की ये जो संघर्ष चल रहा था ना, वो सब जगह शुरू हो गया। बेसिकली औद्योगिकरण का प्रभाव था। ये जो कारण है, ये 6 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। अब अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के रवैये में भी परिवर्तन आया। क्या क्या परिवर्तन आया? कुछ सिद्धांत दिए गए विकसित देशों में, मूलभूत सिद्धांत, कि कर्मकारों का सम्मिलित होना, एक यूनियन बनाने का अधिकार उनको दे दिया गया। ठीक है। और सरकार के रवैये में ये परिवर्तन हुआ कि उन्होंने कर्मकारों को अधिकार दे दिए। दूसरा, उनकी सेवा के लिए जो शर्तें हैं उन्होंने उसको मान लिया, क्योंकि अगर शर्त नहीं मानेंगे तो वो सामूहिक रूप से फिर क्या करेंगे, कर्मकार लोग सौदाबाजी करने आ जाएंगे। तीसरा है, एक कारखाना प्रणाली बनाएगी, काम करने का घंटा फिक्स किया गया, ऐसी प्रणालियां बनाई गई। चौथा, ऐसा कुछ दिया गया कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। पांचवा है, कर्मकारों में इससे आत्मविश्वास बढ़ सके। छठा है, इसके साथ ही औद्योगिकरण की बुराई दूर हो सके और जो भी श्रम समस्या है वो खत्म हो सके। तो आर्थिक संघर्ष तो जरूरी था, क्योंकि जब पैसा बहुत अमीर अमीर होते जाएंगे और गरीब गरीब हो जाएंगे तो आपस में आर्थिक संघर्ष तो होगा ही। तो फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे हो पाएगी? तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर दोनों में समझौता करना पड़ेगा। फिर समझौते के लिए कुछ शर्तें होंगी और शर्तों में अगर स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी मजदूरों को तो फिर क्या आ जाएगा, असंतोष आ जाएगा। ठीक। तो ये प्रॉब्लम जो है, औद्योगिक विधि शास्त्र जब बन रहा था तो विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई। अब चलते हैं इसके इतिहास के तरफ। इतिहास 1954 से वीवी गिरी के समय शुरू हुआ, जब वीवी गिरी जो है वो श्रम मंत्री थे और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दिया त्रिपक्षीय श्रम नीति, एक नई विचारधारा को उन्होंने शुरू किया। और 1957 में त्रिपक्षीय नीति जो है वो केंद्र बिंदु बन गई थी। इसमें सरकार ने 3 पक्ष द्वारा सम्मिलित प्रयास को आधार बनाया और 3 पार्टियां थी जो व्यवसाय संघ, जो कर्मकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक नियोजक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और आपस में सलाह किया, सुझाव किया, सम्मेलन किया और समितियां बनाई और सबकी भूमिका क्या क्या होगी, अनुशासन संहिता क्या होगा, ये सब बनाया गया। तो बेसिकली ये जो त्रिपक्षीय श्रम नीति है यही आधार बना आगे की श्रमिक विधि का। फिर 1958 में एक अनुशासन संहिता बनाई गई और राष्ट्रीय भारतीय श्रम नीति का ये प्रमुख अवयव जो है, ये त्रिपक्षीय नीति का ही एक पार्ट था कि राज्य को एक परिवर्तनकारी और कल्याणकारी कार्यक्रम देने की जरूरत थी। न्याय ना दिए जाने की स्थिति में कर्मकारों को शांतिपूर्वक कैसे उनको करने दिया, तो कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत सामुदायिक हित कहा गया और उनको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार दे दिया गया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और बाद में विरोध प्रदर्शन के बाद कोई सौदेबाजी नहीं होगी, बल्कि आपस में दोनों पार्टी मिलकर समझौता करेगी, इसी को प्रोत्साहन दिया जाए। और जो कमजोर पक्ष है ना, उसको उसके साथ उचित व्यवहार किया जाएगा, ये नहीं कि कमजोर पक्ष है तो उसको दबा दिया जाए। इससे क्या होगा, औद्योगिक शांति बनी रहेगी, नियोजित और नियोजक के बीच में आपस में भागीदारी बनी रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटिव था वो था सामाजिक सुरक्षा, जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सामाजिक सुरक्षा अगर रहेगी तभी उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी। और ये सारी चीजें किससे होगी, जब सलाह मशवरा होगा, बल्कि डोमिनेट ना किया जाए, दबाया ना जाए, तो ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी। तो ये जो भारतीय श्रम नीति के कीवर्ड्स हैं ये आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि इसको आप एक्सप्लेन कर सकिए। अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक सुरक्षा है क्या। तो ये जो सामाजिक सुरक्षा है ये औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के तहत है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, तो जैसे जैसे औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मजदूरों की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में भी परिवर्तन हो रहा था और समस्या अब केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी हो रही थी। तो सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता अब बढ़ने लगी क्योंकि हमारे देश के मजदूर अन्य देशों में भी जाके काम कर रहे थे और उससे क्या हो रहा था, उनको तरह तरह की बीमारी हो रही थी। कई बार लेडीज प्रेग्नेंट होती थी तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान के लाभ नहीं मिल पा रहे थे। कई बार मजदूरी करते करते इंसान बूढ़ा हो जा रहा था, वृद्धावस्था में उसको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा था। तब ये ध्यान दिया गया
कि अगर आगे भी भविष्य में भी उत्पादन और उत्पादकता बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सामाजिक सुरक्षा पे जोर देना पड़ेगा। और उस सामाजिक सुरक्षा तभी होगी जब उसके मेन मुद्दे उन पे फोकस हो, यानी कि मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन किया जाए, समस्या जो देश के बाहर तक पहुंच गई उनको ठीक किया जाए, जैसे कि कर्मकार जो बीमार हो रहे हैं उनके सुविधा, मातृत्व लाभ की सुविधा, वृद्धावस्था और जो कार्य की दशाएं उनको सुरक्षित किया जाए, तभी सामाजिक सुरक्षा या संरक्षण हो पाएगा। अब इसमें जो ज्यादातर समस्या थी वो औद्योगिकरण के कारण हो रही थी, उद्योगों का विस्तार हो रहा था, और दूसरा उद्योगों के विस्तारकरण से जो नगरीकरण हो रहा था, यानी जो पलायन हो रहा था, गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे थे, भीड़ आ रही थी, इससे कई तरह की बीमारियां बढ़ रही थी, काम के लालच में ही आ रहे थे, तो काम के चक्कर में जो नगरीकरण की समस्या थी वो भी हो रही थी। तो ये दो कीवर्ड क्या है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया और नगरीकरण से जो भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे आए वो लिखना होगा। इसके बाद आप लिखिएगा सामाजिक सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो सामाजिक सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, इसके तहत आप डिफाइन भी कर सकते हैं और डेफिनेशन भी दे सकते हो और अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो बेसिकली अपने वर्ड में ये है कि जोखिम के विरुद्ध जो साधन बनाए जाते हैं वो सामाजिक सुरक्षा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक सदस्य के रूप में सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और इसके लिए जो भी अधिकार उसे दिए जाएंगे वो तो राष्ट्रीय प्रयास से होंगे, और इसमें इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलता रहे, तो ही उनका हक जो है, उनका अधिकार जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और उनका व्यक्तिगत अधिकार तभी उनको मिल पाएगा, और तभी उनका स्वतंत्र रूप से विकास हो पाएगा। अब जो सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है उसको दो भाग हैं, एक तो सामाजिक बीमा और दूसरा है सामाजिक सहायता। यहां से हमारा क्वेश्चन जो वो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पे है। अब ये जो सामाजिक बीमा है, सामाजिक बीमा क्या होता है, तो बीमा से अभी तक आप समझ गए होंगे कि बीमा जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, श्रम संगठन ने सामाजिक बीमाकरण के मानदंड को बनाया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था। और सामाजिक सुरक्षा जो कन्वेंशन हुआ 1952 में, उसमें सामाजिक बीमा लाया विलियम बेवरीज ने, और विलियम बेवरीज ने इसकी परिभाषा भी दी है, कि सामाजिक बीमा की परिभाषा दिया है इसमें विलियम बेवरीज ने। और सामाजिक सहायता क्या होता है, सामाजिक सहायता और सहायता करने की तरह तरह की पद्धति का इस्तेमाल किया गया कि किस तरह से मजदूरों और कर्मकारों की किस किस तरीके से हम सहायता कर सकते हैं, वो हो गया सामाजिक सहायता। तो ये बीमा क्या है, सिक्योरिटी है, और सहायता क्या है, उनको सहायता देने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स बनाए गए। अब ये सामाजिक सुरक्षा, उसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व भी दोहरा है। दोहरा महत्व कैसे, एक तो लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति होगी, दूसरा इसमें कर्मकारों की योग्यता के अनुसार कर्मकारों को काम दिया जाएगा, ये नहीं कि किसी के अंदर बहुत योग्यता है तब भी उनसे मजदूरी कराई जाए। तीसरा, इससे कुशल श्रम बल, मतलब जिसके अंदर जितनी कुशलता उसके श्रम के बल के हिसाब से उसको काम दिया जाएगा, इससे ज्यादा उत्पादकता होगी। चौथा है, समाज के सदस्य के रूप में उनको सामाजिक सुरक्षा मिल जाएगी, उनको भी मान्यता मिलेगी कि वो भी हमारे समाज के डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं। पांचवा है, इससे राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों की जरूरत होगी, तभी सामाजिक सुरक्षा संभव हो पाएगा। छठा है, व्यक्ति का इसमें स्वतंत्र विकास होगा। सातवां, उनको चिकित्सीय देखभाल दी जाएगी, जैसे मातृत्व सुरक्षा दी जाएगी, वृद्धावस्था के लिए बीमा दी जाएगी। आठवां है, जीविका निर्वाह के अन्य साधन के यानी रोटी, कपड़ा, मकान की उचित व्यवस्था की जाएगी। नौवां है, उससे लोकहित होगा। और 10वां है, औद्योगिक न्याय का विकास होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मजदूरों को ज्यादातर औद्योगिक जो न्याय निर्णय होते हैं उनका अंतिम उद्देश्य ये होता है कि उनको आर्थिक न्याय मिले, तभी उनका लोकहित होगा, तभी उनका कल्याण होगा, तभी उनके अधिकार सुरक्षित होंगे, और तभी उनकी सामाजिक सुरक्षा होगी। और किसी भी प्रजातांत्रिक देश में क्या होता है कि ये जो होता है ना औद्योगिक न्याय का सिद्धांत, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस कीवर्ड को गलती से भी मिस मत करिएगा। अब चलते हैं वाद की तरफ। तो वाद में पहला वाद है जो वो है राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये जो वाद है ये फैक्ट्स हैं, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 ये सबसे महत्व का है, क्योंकि इसमें कर्मचारी के लिए चिकित्सा व्यवस्था की गई। दूसरा है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में, इसमें सेवानिवृत्त जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की गई। तीसरा है न्यूनतम मानदंड विषयक कन्वेंशन 1952 में हुआ, इसमें सामाजिक सुरक्षा के मानदंड की स्वीकृति की गई। और चौथा है मातृत्व सेवा लाभ अधिनियम बनाया गया। तो ये चार फैक्ट अगर एक्ट आप लिख सकते हैं तो आपको क्या होगा, सामाजिक सुरक्षा की भी भूमिका लिख लीजिएगा आप, और साथ ही साथ राष्ट्रीय श्रम नीति का पीछे का इतिहास जो है उसमें इन चार अधिनियम की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, इसलिए ये लिखना भी आपको जरूरी। इवन आपको जो श्रम नीति उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपको ये चार फैक्ट जरूर लिखने चाहिए। अब हम चलते हैं जो हमारे वाद हैं वो। तो पहला जो वाद है वो ओएनजीसी बनाम पेट्रोलियम कोल लेबर यूनियन का विवाद है।
ये इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि विभिन्न श्रम विधानों, जो खासकर औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947 का है, उसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक शांति की स्थापना करना है। सबसे फोकस इसमें औद्योगिक शांति की स्थापना पे दिया गया। दूसरा, स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम सुनील कुमार। अब ये स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम सुनील कुमार का जो केस है, इसमें कहा गया कि कारण जानने का अधिकार एक युक्त न्यायिक प्रणाली का अंग है और न्यायालय के समक्ष जो भी लंबित मामले उनको कम से कम मस्तिष्क के उपयोग को स्पष्ट करने वाले कारण का उल्लेख होना जरूरी है और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश करने के कारण उल्लेख ना होना और आदेश को गैर पोषणीय बना देता है। ये बेसिकली ये आपका इसका कीवर्ड होगा। स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम सुनील कुमार का कीवर्ड क्या है? ये प्राकृतिक न्याय से संबंधित है, जो कि मैंने आपको बताया प्राकृतिक न्याय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए ये केस भी आप बस लिख दीजिएगा और कीवर्ड में प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित करने से रिलेटेड है ये बात, इतना लिखिएगा तो भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तीसरा है मैसूर राज्य बनाम वर्कर्स ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड माइन, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामाजिक न्याय देने के प्रयास में औद्योगिक न्याय निर्णय को नियोजन और कर्मकारों के विरोधी दावों को समायोजित करना जरूरी है और इस उद्देश्य को प्रत्येक प्रश्न के तथ्य और दशा को जो उनकी उत्पत्ति के समय मौजूद थी उसको ध्यान में रख के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो बेसिकली ये किस चीज से है? ये औद्योगिक न्याय निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है नियोजन और नियोक्ता के संबंध में। अब आते हैं हम निष्कर्ष के साथ। तो निष्कर्ष जो है वो आप सेल्फ भी लिख सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक अभाव, औद्योगिक न्याय का विकास, न्यायाधिकरण का न्यायिक ढंग से कार्य करना, परिस्थितियों के लिए निर्देश दिया गया और प्राकृतिक न्याय सुरक्षित की गई, लोकहित जो है, औद्योगिक सामंजस्य और सद्भावना बनाए रखना, ये जो छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं इनको मिला करके भी आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। और राष्ट्रीय श्रम आयोग का एक प्रतिवेदन है, वो आप लिख करके अगर निष्कर्ष लिखिएगा तो आपका निष्कर्ष ज्यादा कंप्लीट माना जाएगा। अब ये क्या है राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन, वो मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। इसमें कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा जीवन के एक तथ्य के रूप में बदल गई है और इन उपायों ने आज के कठिन जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की एक भावना उत्पन्न कर दी है। ये लिख करके आप अगर कंक्लूड करेंगे तो आपको बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे अगर राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन में क्या लिखा गया इसको लिखते हैं तो। और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिएगा आप इस तरह से कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के एक सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और इस अधिकार को उसे राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बल पर प्राप्त करने का हक है और इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने अधिकार पाने का वो उसको अधिकार है। और साथ ही साथ आज के औद्योगिक उपक्रम में कर्मकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके सहयोग से, उनके अच्छे काम से, उनको अनुशासन में रख के, उनको प्रतिष्ठा दे करके, उनको चरित्र के बिना उद्योग में कोई भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लाभ हम नहीं पा सकते हैं। इसीलिए किसी भी उद्योग में जितना ज़रूरी मशीन का विकास करना है, अच्छी अच्छी मशीनों का इस्तेमाल करना है, उतना ही ज़रूरी जो वहाँ मानवीय तत्व यानी जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको सहयोग देना और उनको सामाजिक सुरक्षा देना है। तभी भविष्य में क्या होगा, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी और लोक कल्याणकारी देश जो है वो बन पाएगा। तो ये कंक्लूजन जो है आपका पॉजिटिव कंक्लूजन हो जाएगा। अब इसमें आपको सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय श्रम या औद्योगिक नीति बनने के पीछे का क्या इतिहास था, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या फिर आप मुझे अलग से भी मैसेज कर सकते हैं। बस इस सारे स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहे।